तो देखिए, अगर हम विस्तृत पाठ्यक्रम की बात करें मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती के लिए, तो जो सबसे पहला बिंदु है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये है 30 प्रश्न का। अब 30 जो प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर के होंगे और 30 प्रश्न मतलब 30 अंक। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है कि जो इस सिलेबस का बाइफरकेशन है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अगर हम बाइफरकेशन देखें तो यहाँ पर जो कि ईएसबी है उन्होंने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से जो 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आएंगे। तो किन पर्टिकुलर टॉपिक से आएंगे वो 15 नंबर के क्वेश्चन? तो देखिए, पहला जो है वो है बाल विकास। अब बाल विकास क्या होता है? तो बाल विकास होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम जानते हैं कि एक बच्चा होता है, ठीक है, जन्म के बाद वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, ठीक। तो उसकी जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिज़िकली तो होगी नहीं, वो तो मेंटली भी ग्रो करेगा, उसका दिमाग भी ग्रो करेगा, उसकी बुद्धि भी बढ़ेगी। तो कैसे बढ़ेगी? अब ये जो वर्ग 3 है ये फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए है, तो पहली से पाँचवीं तक आपको पढ़ाना है। तो पहली से पाँचवीं में देखिए कि आपको 6 से 11 साल तक के बच्चों को पढ़ाना है। तो आप 6 से 11 साल के बच्चों को कब पढ़ा पाएंगे? जब आप उनके मन को अच्छे से जानेंगे। तो इसीलिए चाइल्ड की, एक बच्चे की पेडागोजी को जानना बहुत ज़रूरी है, एक बच्चे की मेंटलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जो 15 प्रश्न हैं उसमें से अगर हम पहला बिंदु देखें तो आएगा बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। अब जो भी बाल विकास है मतलब जो भी बच्चे का विकास के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उसकी लर्निंग को कैसे अफेक्ट करेंगे। क्या बच्चा बड़ा हो रहा है, अब मान लो 6 साल का बच्चा है फर्स्ट क्लास का, अब जो फर्स्ट क्लास का बच्चा है वो फिफ्थ क्लास के जैसे बच्चे के जैसे तो दिमाग होगा नहीं उसके पास। तो आपको फर्स्ट क्लास के बच्चे को अलग पढ़ाना होगा और फिफ्थ क्लास के बच्चे को अलग पढ़ाना होगा। दोनों के जो टीचिंग है उनमें बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब हम दूसरा जो बिंदु है वो है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब देखिए, जो उसकी ग्रोथ होगी, तो जब वो बच्चा स्कूल आएगा, स्कूल में आके कैसे पढ़ेगा और उसको कौन कौन से जो दूसरे कारण हैं जो उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। अब टीचर भी रिस्पॉन्सिबल है, यस, क्यों नहीं है रिस्पॉन्सिबल। अगर हम एक टीचर की बात करें तो टीचर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है एक बच्चे की ग्रोथ पर, कि आप जैसा पढ़ाएंगे बच्चा आपको देखेगा, आपकी नकल करेगा। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, वो क्या रीज़न्स हैं उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। और हम बाल विकास के सिद्धांत भी जानेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। और बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। अब हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हट करते हैं, ज़िद करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी रखी हैं, तो उनकी थ्योरीज से भी इनमें प्रश्न आएंगे। अब वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। अब वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव मतलब कि बच्चे में क्या जेनेटिकल डिसऑर्डर है, या जेनेटिकल बच्चे की क्या जेनेटिक्स है, बच्चे अपने पेरेंट्स से क्या सीख के आ रहा है और बच्चा किस एटमॉस्फेयर से आ रहा है। तो उन पर भी जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ये सारी भी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब समाजीकरण प्रक्रियाएं, हाँ, अब एक जो बच्चा है वो कैसे समाज में घुलता मिलता है, तो उस पर भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, कि बच्चा जो है सबसे पहले तो फैमिली से मिलता है, सबसे पहले तो अपनी मदर से मिलता है, फिर फैमिली से, फैमिली के बाद कॉलोनी में मोहल्ले वालों से, फिर टीचर से। तो बच्चे का ऐसे सोशलाइजेशन होता है। तो इससे भी क्वेश्चंस हमें सिलेबस में देखने को मिलेंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये, अगर आपने इनको पढ़ लिया तो बता रहा हूँ कि आपकी 50% पैडागोजी हो गई। यस, चाइल्ड डेवलपमेंट और जो पैडागोजी है वो आपकी 50 नंबर की हो गई। तो वो ये है। तो हमको पढ़ना होगा पियाजे, पेवलॉव, कोलर, थॉर्नडाइक, इनकी जो थ्योरीज़ दी हैं हमको वो पढ़ना होगा। तो इसमें कोलबर्ग जो है वो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, पियाजे जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमको पढ़ना होगा और इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे। फिर है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो हमें ये भी पढ़ना होगा कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच कैसे लानी है। तो एक टीचर के लिए बिल्कुल ये पता होना चाहिए। तो अब वो कैसे पता होना चाहिए? जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तो जानेंगे, तो उससे भी क्वेश्चंस आएंगे। बुद्धि की रचना का अवलोकन, स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी वृद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन। हाँ, तो बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद हम देखें भाषा और विचार। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की भाषा का भी विकास कैसे हो रहा है। ठीक, वैसे भाषा का तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट रहेगा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी कुछ जो थ्योरीज़ हैं, कुछ जो रिसर्च हैं, जब हम उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे और किन तरह के क्वेश्चंस आएंगे, स्पेशली मैटर करेगा क्वेश्चन।
कि इन तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इन तरह के क्वेश्चंस को लगाना है। देखिए इसके बाद सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, उसको पता चलेगा कि ऐसे समाज बनता है, समाज में लड़का लड़की ऐसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जेंडर होते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो सीटेट हो या कोई भी ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हो, कि जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। बिल्कुल। तो इससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। अब अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, अब ये अधिगमकर्ताएं क्या हैं? तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। तो लर्निंग में देखिए कैसी कैसी आती हैं भिन्नताएं मतलब डिफरेंसेस। जैसे भाषा है, अब जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो अगर आप बुंदेलखंड की बात करें या रीवा तरफ जाएं या जबलपुर तरफ जाएं या सागर तरफ जाएं, इंदौर तरफ जाएं, तो हम देखेंगे डायलेक्ट्स में फ़र्क आते हैं, बोली में फ़र्क आते हैं। तो अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि जो रीवा का बच्चा है जो छोटे से बड़ा हो रहा है, तो वो इंदौर की जो डायलेक्ट है बोली उसमें बोले नहीं। तो इंदौर की जो डायलेक्ट है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा, रीवा की जो डायलेक्ट है उसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। अब कास्ट भी मैटर करती है, जाति, डिफरेंसेस आते हैं। वो डिफरेंसेस कैसे आते हैं? अब जैसे मान लीजिए कि कोई दूसरे रिलीजन से बच्चा है, किसी दूसरी कास्ट से बच्चा है, तो जो सेलिब्रेशंस रहेंगे डिफरेंट टाइप्स के फेस्टिवल के, तो बच्चा जो ग्रास्प करेगा वो चीज़ें डिफरेंट रहेंगी, थोड़ी थोड़ी उनमें भी भिन्नताएं देखने को मिलेंगी। लिंग के आधार पर भी है कि चलो एक अगर बच्ची है या लड़की है तो देखेगा कि बच्ची फ्रॉक पहन रही है, लड़का है तो देखेगा कि वो डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स पहन रहा है। तो इस पर भी हमको इनकी थ्योरीज को भी पढ़ना होगा। अब संप्रदाय कहलाता है रिलीजन या सेक्ट। संप्रदाय हम बोले तो सेक्ट, तो संप्रदाय से भी बच्चा सीखता है अलग अलग। धर्म से भी बच्चा देखता है कि अगर कोई मुस्लिम धर्म का बच्चा है तो ईद मनाता है, हिंदू धर्म का बच्चा है, वैसे तो देखिए ईद सब मनाते हैं, दिवाली भी हो तो सब मनाते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक बच्चे के हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बच्चा जो है वो अपने धर्म से भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। तो क्या सीखता है? इन सारी चीज़ों से भी आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसके बाद अधिगम के लिए अगर आप देखें इसके बाद, तो इसके बाद देखिए अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर। तो अधिगम मतलब लर्निंग, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो हम अब बच्चा, हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं। ठीक, तो इसीलिए जो बोर्ड है वो इस पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। जो लास्ट है वो अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। तो बेसिकली मैं सीधे अगर बताऊं तो बच्चे में एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करना, कि बच्चा समझ पाए। ठीक है, तो कैसे हम एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं, उस पर भी बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, थ्योरीज दी हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, और ये थोड़ी से जो जटिल शब्द होंगे हिंदी के, कई बार ऐसा रहता है कि हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि अधिगम है, तो अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग। तो देखिए आगे क्या है, अब हमने 15 प्रश्न जो थे उनकी बात कर ली, अब आगे हम बात करते हैं 5 प्रश्नों की। देखिए जो दूसरा बिंदु है, जो 5 प्रश्न आएंगे, तो समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। अब ये समावेशी शिक्षा क्या है? तो समावेशी शिक्षा है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब जैसे मान लीजिए कि हमारी क्लास में हम देखते हैं कि सारे जो बच्चे हैं एक जैसे तो नहीं रहते, किसी का सोशल चैलेंज होगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी होते हैं जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया। तो हमें उन जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो जिनको हमें पहचानना है, ठीक है, तो हमको उन बच्चों की भी समझ होनी चाहिए। तो जैसे कि ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं, जैसे कि 5 ही बिंदु दिए हुए हैं कि अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान। अब देखिए कि अलाभान्वित मतलब कि कुछ पुअर बैकग्राउंड से बच्चे आते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे आते होंगे जो ऐसी कैटेगरी से आते होंगे जिनको जो बहुत सारी कई चीज़ों से वंचित रह गए होंगे। तो उन बच्चों को कैसे टैकल करना है, उनके लिए भी थ्योरीज बनाई गई हैं। अब दूसरा जो है अधिगम कठिनाइयाँ मतलब कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, तो कैसे क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। अब हमें पता होना चाहिए यार, क्लास में फॉर एग्जांपल चलो 2 तरह के बच्चे हैं। एक बच्चा है जो जल्दी सीख पा रहा है, एक बच्चा है जो धीमे सीख पा रहा है, जिसको हम स्लो लर्नर बोलते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए और उस बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से हमें अपना शिक्षण प्रदान करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, जो सेकंड है प्रतिभावान, सृजनात्मक,
अभी सृजनात्मक बहुत कठिन लगेगा आपको, प्रतिभावान कठिन लगेगा, लेकिन प्रतिभावान का मतलब है मेरिटोरियस बच्चे, सृजनात्मक का मतलब है जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे कि वो ड्राइंग में क्रिएटिव होते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में क्रिएटिव रहते हैं, बस आपको उनको बताना होता है और वो सीख जाते हैं। तो उन बच्चों की भी आपको पहचान करना होगा, उनको उस हिसाब से डील करना होगा। अब समस्याग्रस्त बालक की कुछ बच्चे होंगे कि जिनको प्रॉब्लम्स रहती है बहुत सारी चीज़ों की एडजस्ट करने में, उनकी भी आपको पहचान करना होगा। और निदानात्मक पक्ष आपको निकालना होगा, मतलब उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, अब 20 बच्चे तो पढ़ रहे हैं, 10 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको उन 10 बच्चों के ऊपर काम करना है। आपको जानना है कि उन 10 बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, और उन प्रॉब्लम्स को जानकर आपको उन प्रॉब्लम्स पर काम करना होगा। अब बाल अपराध कारण एवं प्रकार, आपको ये भी जानना होगा कि बच्चे क्या कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जो कि क्राइम की श्रेणी में भी आ सकती हैं। तो आपको उनके कारण और प्रकार पर भी क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए 15 पहले 5 अब हमने कर लिए 20 प्रश्नों की बात। अब आखिरी जो 10 प्रश्न बचे हैं, चलिए हम उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए जो आखिरी 10 प्रश्न बचे हैं, आप देख सकते हैं साफ साफ स्क्रीन पर कि अधिगम और शिक्षा शास्त्र। तो अब ये अधिगम और शिक्षा शास्त्र क्या है, इसको हम बोलते हैं पेडागोजी। अधिगम मतलब लर्निंग, तो लर्निंग एंड पेडागोजी। तो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इन बिंदुओं से, आप देख सकते हैं साफ साफ स्क्रीन पर कि बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं। अब उनका स्कूल में प्रदर्शन कैसा होगा, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होंगे। तो हमें ये भी जानना है कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, हमें उन्हें स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज करना है, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, हमें उन्हें पढ़ाई में इनकरेज करना है। तो ये सारी चीज़ों पर भी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। तो देखिए पढ़ें तो थोड़ा सा जटिलता महसूस होगी, लेकिन अगर हम इसका मतलब निकालें तो देखिए कि इसका सीधा सा मतलब है कि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि लर्निंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि अगर मैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं लैंग्वेज का, ठीक है। तो अगर लैंग्वेज की हम बात करें तो आप देखते होंगे कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, तो क्या वहाँ पे बच्चों को इंग्लिश सिखानी पड़ती है? नहीं, वो तो जन्म लिया, जन्म के कुछ सालों बाद से इंग्लिश बोलने लगता है। क्यों? उसका कारण है समाजीकरण, सामाजिक प्रक्रिया, जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। और जीन प्याजे ने भी कहा है कि बच्चे खुद से सीखते हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस जीन प्याजे ने बताई हैं, हम उन पर भी आगे बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। तो बच्चे की सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, बच्चे समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। तो इन चीज़ों से भी आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहेंगे। अब समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, अब समस्या समाधानकर्ता क्या है? समस्या समाधानकर्ता है कि जो बहुत सारे बच्चे रहते हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहते हैं, कि उन्होंने प्रॉब्लम देखी और वो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा, बहुत सारे बच्चे बहुत हाईली क्रिएटिव रहते हैं, बस उनको मौके की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे बच्चों को भी कैसे टैकल करना है, उसकी भी क्या पेडागोजी है, उसके भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले आवधान और रुचि। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सीधी सी बात करें तो आपको ये समझना है कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। तो बच्चों के इंटरेस्ट से भी रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज होंगी, कॉन्सेप्ट्स होंगे, उन पे किस तरह की क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर संज्ञान और संवेग। अब संज्ञान और संवेग क्या है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास, कि बच्चे में ज्ञान का विकास, बुद्धि का विकास कैसा हो रहा है, और बच्चा उस बुद्धि के विकास में कैसे उस बुद्धि को उपयोग कर रहा है, तो उससे भी क्वेश्चंस रहेंगे। अभिप्रेरणा और अधिगम। अब अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा है, अगर हम देखें तो अभिप्रेरणा को हम कहते हैं मोटिवेशन। तो बच्चा मोटिवेट भी तो होता है, बिल्कुल। अब एक बच्चे के लिए रोल मॉडल कौन है? एक बच्चे के लिए रोल मॉडल है उसके टीचर। और जो भी सोसाइटी में बच्चा देखता है, बच्चा उससे अभिप्रेरित होता है, उससे मोटिवेट होता है और उससे सीखता है। तो वैसे भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और भी लर्निंग को जो अफेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल और जो पर्यावरणीय कारण है, कि बच्चा देखता है एक डॉग को, एक कैट को, तो डॉग के भी व्यवहार से सीखता है, जानवरों के व्यवहार से भी सीखता है, एनवायरनमेंट में चीज़ों को देखकर सीखता है। ये सारी चीज़ें लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। निर्देशन एवं परामर्श, इनसे भी क्वेश्चंस रहेंगे। अभिक्षमता और उसका मापन। और लास्ट है स्मृति और विस्मृति। तो देखिए स्मृति, मेमोरी आप जानते हैं, विस्मृति भी आप जानते हैं कि चीज़ें भूलना। ये सारी चीज़ें भी, इन सारी चीज़ों से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहेंगे।
तो देखिए हमने एक एक बिंदु को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए जो भी बचे हुए बिंदु हैं, 30 नंबर का तो हमने डिस्कस कर लिया, जो भी बचे हुए 120 नंबर का सिलेबस है वो भी हम अगले वीडियोज़ में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।